Hello, hello everyone. This is Muskan Arora from Sydney Foundation, and I am going to teach you business studies. In the last class, we have read about how to form a business, how to form a company. Sorry. Now, today's topic is management. What is management? Management is an art of getting things done with and through others. दूसरों की help के साथ और उनके through काम या एक चीज को एक टास्क को कंप्लीट करना. मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक प्रोसेस जिससे कि चीजें कराई जाती हैं एक ऐसे एम के साथ. एक एम होता है उसका कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो हमारे को अचीव करने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली का मतलब कि एक जो टास्क आपको दिया गया है उसको टाइम पे कंप्लीट करना, जो उसका एंड रिजल्ट है वो एक गिवन टाइम बीइंग के अंदर कंप्लीट हो जाए. और एफिशिएंसी मतलब एक टास्क को, जो टास्क आपको दिया गया है उसको लो कॉस्ट पे कंप्लीट करना. जो आपको कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना. और मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, decision making, organizing, leading, motivating, controlling the human resources, financial resources, physical resources, and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. वही बात आ गई, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ कम ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इसका मतलब क्या? विच इज टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो हमारे को रिसोर्सेज गिवन है उनका एक यूटिलाइजेशन करना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. मतलब एक जो गोल आपको गिवन है उसे अचीव करना, इसका एक गोल होता है मैनेजमेंट का. परवेसिव मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल चीज है नेचर के अंदर. ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है और हर लेवल पे यूज होता है, चाहे वो कोई भी हाई लेवल हो या लोअर लेवल हो. मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू एवरी लेवल एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसा, चाहे वो साइज में बड़ी है, नेचर में बड़ी है, नेचर में कैसी भी है, लोकेशन एंड एट ईच एंड एवरी लेवल, चाहे किसी भी लेवल पे है. वही यूनिवर्सल आ गया. देन आ गया मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब इट इज मल्टी डायमेंशनल. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑपरेशन. हर चीज का मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है. देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड मतलब एक जो फंक्शंस की जो सीरीज है वो प्रॉपरली डिफाइंड होती है, उसी चीज के हिसाब से हमारे को काम करना होता है. और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एक टास्क खत्म हुआ तो हमारा मैनेजमेंट ये नहीं खत्म हो गया, नहीं, फिर नेक्स्ट टास्क के लिए हमारे को चीजें मैनेज करनी होती है. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, जब तक वो एग्जिस्टेंस में है, तब तक मैनेजमेंट जो है वो चलता रहेगा, प्रोसेस जो है इसका. देन ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट भी करनी होती है, कोऑर्डिनेशन भी करनी होती है, और इसमें लोगों की अलग अलग लोगों की टीम्स बन जाती हैं अलग अलग काम को करने के लिए, और अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं. देन इट कम्स टू डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? Since it is hard to it has to adapt according to the need, time and situation. जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, वो अपने मेन्यू में चेंजेस लाता है. क्यों? क्योंकि उसको इंडियन मार्केट में सरवाइव करना है. मैकडॉनल्ड्स अगर बाहर के, जैसे वो बाहर का ब्रांड है, अगर वो यूएस या यूके के हिसाब का जो मेन्यू अगर वो यहाँ चलाए इंडियन मार्केट्स में, तो उसकी सेल्स जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी. तो डायनेमिक फंक्शन जैसे आपकी नीड होती है, टाइम सिचुएशन, उस हिसाब से आपको अपनी जो मैनेजमेंट है, जो फंक्शनैलिटी है, वो सब जो है
अपने काम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो सब चेंज करना होता है। देन इट कम्स टू इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्स मतलब एक ऐसी, इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि ना वो चीज देखी जा सकती है ना वो चीज टच की जा सकती है। इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, बट उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उस चीज के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम फील कर सकते हैं। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये चीज दिख तो नहीं रही ना, बट उसके इफेक्ट्स जो है वो हमारे को दिखते हैं। या जो कोऑर्डिनेशन है वो सब हमारे को दिखती है, बट वो हमारे दिखती नहीं है, बट वो हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स फील कर सकते हैं। Then it comes to types of objective. There are three types of objective. First is organizational objective. Under organizational objective, there are three objectives: survival, growth, and profit. First is survival. Survival का क्या मतलब होता है? ये एक essential goal है, ये एक objective है हर business का कि उसको long period of time के लिए market में survive करना है। द मैनेजमेंट शुड गारंटी द इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब जो सर्वाइवल है, मैनेजमेंट जो है वो गारंटी देता है कि वो जो है मार्केट के अंदर सरवाइव करेगा। तो एक सफिशिएंट इनकम जो है वो एक्वायर करेगा, एक सफिशिएंट इनकम जो है वो जनरेट करेगा, और अपने एक्सपेंसेस का भी ध्यान रख के चलेगा। जितना उसके पास पैसा है, आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ग्रोथ, द नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है, जो बिजनेस जो है वो गारंटी देता है कि फ्यूचर में वो डेवलप करेगा और इम्प्रूवमेंट लाएगा अपने बिजनेस के अंदर, जो जिसकी वजह से सेल्स जो है वो बाद में एक्सपैंड की जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाए जाएं, या जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स, जैसे सपोज आज हम ऑटोमोबाइल उसमें सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल को हम क्लोथिंग ऐड कर दें या फूड इंडस्ट्री ऐड कर दें, तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स वगैरह हम बनाते जाते हैं। इसका मतलब ये ग्रोथ के लिए भी, इसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ भी होता है। देन कम्स टू प्रॉफिट। हर कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि कंपनी जो है एक मिनिमम अमाउंट, एक मतलब अच्छा अमाउंट जो है प्रॉफिट का अर्न करे। नेक्स्ट कम्स टू सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आ जाता है? जिससे कि हम सोसाइटी को हम कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए, जैसे कि कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर पाए प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाए डिसएडवांटेज सेक्शन को। जैसे कि बहुत कंपनीज आजकल प्रोवाइड करती हैं, जैसे टिस्को, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये सब जो हैं ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हुए ही सारा काम करते हैं। इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाते हैं? जैसे कि पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स बनाना ताकि एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत ना हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना, पर किसके लिए? वीकर सेगमेंट के लिए, जनरल पब्लिक में जो वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए। प्रोवाइडिंग फंडामेंटल एमिनिटीज टू द एम्प्लॉयज, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको बेसिक जो एमिनिटीज, बेसिक जो उनकी जरूरतें हैं वो प्रोवाइड करना। जैसे कि उनके जो बच्चे हैं या जो उनके छोटे भाई बहन और समथिंग, तो उनको स्कूल्स या उनके लिए क्रचेस प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब। या और जो आपकी कस्टमर्स हैं उनको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, और एक अच्छी कॉस्ट पे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रहे हो या ऐसा कुछ। और बेसिकली क्या है, सोशल सर्विस एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना, जैसे कि गवर्नमेंट की कई सोशल एक्टिविटीज होती है, एनजीओ वगैरह की, तो उसमें भी पार्ट लेने से वो भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट कम टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में होता है एक मतलब जो लोग जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके पर्सनल, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका जो बेसिकली क्या उनकी हेल्प है वो सब करना। जैसे कि फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, लेबर को वेजेस देना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, या जो और मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, वो सब। सोशल नेसेसिटीज, जैसे कि एक रिकॉग्निशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब। और हायर लेवल की रिक्वायरमेंट, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस और एडवांसमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स अचीव करना मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो है टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन आ जाता है ग्रुप्स के अंदर,
तो मैनेजर्स शुड गिव द कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, तो एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल के एफर्ट्स का। जैसे सपोज अगर हम सबका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होगा, एक टारगेट होगा, तो हम सबकी टेक्निक्स अलग होंगी, बट हमारे को एक ओवरऑल गोल अचीव करना होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी हमने भी पढ़ा था पहले भी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक लो कॉस्ट पे उस टास्क को कंप्लीट करना। तो मैनेजमेंट जो है उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो जितनी भी उनको रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होती हैं वो उसी में ही काम करते हैं, और लाइक कम बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि कॉस्ट जो है और उनकी रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर पाए। देन कम्स टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है अपने एम्प्लॉयज की किस चीज में, कि वो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो उसको ओवरकम कर पाए, कि किसी भी अगर एनवायरमेंट में उनको किसी भी सिचुएशन में अगर कैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उस चीज को अपने जो गोल्स है उनको चेंज करना है, या कैसे उस चीज को अडेप्ट करना है, या उस चीज के बारे में सोचना है, ताकि वो इन फ्यूचर कंपनी की या जो बिजनेस है उसकी सर्वाइवल और ग्रोथ भी इंश्योर कर पाए। नेक्स्ट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो उससे वो हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज, अपने इंडिविजुअल्स की, कि वो अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ साथ। सपोज अगर हमने एक टारगेट रख दिया कि हमने अगर 10,000 पीसेस हमने बना दिए तो आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर 10,000 पीसेस बना लिए तो उसमें इंक्रीमेंट भी होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, बंदा काम भी करेगा और उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है सोसाइटी की, कैसे एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके और नई टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट करके। नाउ कम्स टू मैनेजमेंट एज आर्ट। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज बेसिकली स्किलफुल और अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपको नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करना है सिचुएशन के हिसाब से, ताकि एक डिजायर्ड रिजल्ट निकल पाए, उसे आर्ट बोला जाता है। अब मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हर इन एवरी आर्ट, कोई भी काम कर रहे हो कोई भी, तो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, ताकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन कर पाओ। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो बेसिक नॉलेज जो हर किसी के पास होती है वो हर किसी में डिफर करती है। हो सकता है मुझे किसी चीज की बेसिक नॉलेज अलग हो, आपको अलग हो, या किसी थर्ड पर्सन को और अलग हो। दस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या, कंसिस्टेंट और क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। जो उनके पास एक्सिस्टिंग नॉलेज है उन सब की अलग, मतलब क्रिएटिविटी के साथ और कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के साथ ही उस चीज को अप्लाई करना किसी काम में। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड इज मैनेजमेंट का जो आर्ट है, लाइक एक आर्ट, अगर हम किसी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो किसी गोल को अचीव करने के लिए तो कर रहे होंगे, एक प्रॉपर गोल होता है उस आर्ट को अप्लाई करने का भी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसमें क्या है, साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जिसमें कि जनरल ट्रुथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। जैसे कि अगर हमने ये बोल दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो हमने ये चीज, ये एक साइंस का रूल है भाई, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चाहे वो आप यहाँ के बंदे से पूछ लो, चाहे यूएस के बंदे से पूछ लो, चाहे कहीं से भी पूछ लो, ठीक है। तो वो एक साइंस है जिसको कहीं पे भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में टेस्ट किया जा सकता है, एक बेसिकली जनरल ट्रुथ पे बनी होती है। फर्स्ट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब
साइंस का एक बेसिकली सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही वो नॉलेज जो है वो फॉर्म की जाती है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, अभी हमने पढ़ा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली कैसे फॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के साथ। पहले हम उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो प्रिंसिपल्स जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि साइंस की जो है एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे सपोज लॉ है, ठीक है, लॉयर है, तो लॉयर का एक प्रॉपर लॉ का वो है, लाइक एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये नहीं भाई हरियाणा का लॉयर जो है वो अलग कुछ बोल रहा है और कहीं और का पंजाब का लॉयर है वो कुछ अलग पढ़ रहा है, नहीं, सबकी जो है सेम पढ़ाई होती है एंड एक उस चीज की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उन चीजों की, ठीक है। देन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे है मैनेजमेंट? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और एंट्री जो है कुछ उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी प्रोफेशंस हैं वो किस पे बेस्ड है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे, उनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है तो उसकी एक अलग पढ़ाई है, लॉयर है तो उसकी एक अलग पढ़ाई है, हर किसी की एक डिफरेंट प्रोफेशन की डिफरेंट पढ़ाई और एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड क्यों है हर प्रोफेशन में? किसी भी प्रोफेशन में आपको जाना है, सपोज डॉक्टर हो या लॉयर हो, ऐसे ही कोई भी जाके डॉक्टर नहीं बन जाता, नहीं, आपको पहले कुछ एग्जाम्स और या कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो कंप्लीट करनी होती हैं। वो आप अगर उस चीज को क्रॉस कर लेते हो तो ठीक है, वरना आप नहीं उस चीज में पार्ट ले सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि जो कॉमर्स वाले हैं, लाइक प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब हर जो भी प्रोफेशन है वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है, जिससे कि एंट्री या जो फ्रेम वो एक कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करते हैं हर प्रोफेशन के हिसाब से। जैसे कॉमर्स वाले हैं उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है एसोचैम, ASSOCHAM। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन का जो है एक बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि गाइड करता है अपने मेंबर्स के बिहेवियर को। नेक्स्ट सर्विस मोटिव, हर प्रोफेशन का एम क्या है? अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करना। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट सारे फीचर्स को नहीं फुलफिल करता, दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है जैसे कि डॉक्टर्स लॉयर्स, पर एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है जो कि रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब हर कैटेगरी के मैनेजर्स होते हैं कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, लोएस्ट से हाईएस्ट, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या स्टेटस है क्या है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स में क्या क्या आते हैं? चेयरपर्सन आ गए, सीईओज आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीओओ आ गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, या जो उस लेवल के उनके बराबरी के जो लोग हैं और जो उनकी टीम होती है वो टॉप लेवल पे आती है। जो टॉप मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं, उनका बेसिकली टास्क क्या होता है? जो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें कोऑपरेट करना और उन चीजों को लाइक ऑब्जेक्टिव सेट करना, एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है कंपनी का वो सब स्कैन करना और डिसीजंस बनाना, ठीक है, डिसीजंस लेना कि कैसे क्या डिसीजन लेना है किस चीज में, फ्रेमिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज फ्रेम करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट कम्स टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आ जाता है? डिपार्टमेंट के हेड, डिवीजन के हेड, प्लांट के सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर्स, और भी बहुत लोग होते हैं। इनका जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है? जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको रिपोर्ट करना, जो लोअर लेवल के लोग हैं उनसे
उनको ओवरलुक करना, उनको देखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो टॉप मैनेजर्स ने स्ट्रैटेजीज और वो सब बनाई हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, वो सब मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। इसमें क्या क्या आते हैं? सुपरवाइजर आ गया, फोरमैन आ गया, और ऐसे जो डेली के एम्प्लॉयज होते हैं, इनका मेन टास्क क्या है? एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को। जो इनसे लोअर लेवल के लोग होते हैं और लोअर लेवल के जैसे कि वर्कर्स वगैरह, उनकी क्या दिक्कतें आ रही है मैनेजमेंट से, वो सब मतलब काम करने में वो सब मैनेजमेंट को बताना। डिसिप्लिन, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना, मिडिल मैनेजर्स, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना, कोऑर्डिनेट करना हर चीज को, और डे टू डे एक्टिविटीज को उसमें इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या? जो चीज आपको करनी है उसके बारे में पहले से ही सोचना, एडवांस में सोच के रखना कि आपको क्या करना है, कब करना है और कौन ये काम करेगा। इससे क्या होता है कि हमारे को क्या, हम अभी हैं, किस सिचुएशन में हम अभी हैं और कहाँ हमें पहुंचना है, उसका जो गैप है वो कट डाउन हो जाता है प्लानिंग करने से। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिसाइड करना, फ्रेमवर्क, कि कितनी यूनिट्स और सब यूनिट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, या कितनी पोस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, लाइक बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर कितनी सीट, कितनी वैकेंसी है और वो सब, और कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, उसके अंदर क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अपॉइंटमेंट, ये सब जो है स्टाफिंग के अंडर आता है। रिक्रूट करना लोगों को, उनको सिलेक्ट कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फोर्थ इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? ये एक मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का। इससे जो है हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन मतलब एक वो फोर्स, एक वो चीज जिससे कि सारे, which synchronizes all the functions of management and activities of different departments, जिससे कि जो मैनेजमेंट और जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज या फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट, उनको इंटीग्रेट करके चलना। ठीक है। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा उससे क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी, आपके मेरे व्यूज जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, डुप्लीकेसी होगी चीजों में, डिले होगा और क्योस मचेगा। इससे क्या है, इफ ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। तो इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जो है वो इंटीग्रेट करता है। इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ensuring that all people work in one direction to achieve organizational goals. इसमें क्या है कि पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी जो है वो इंश्योर करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? It directs the activities of different departments and employees toward the achievement of common goals and bring unity in individual efforts. एक इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उसमें जो उनके गोल्स हैं उसमें यूनिटी लाता है, एकता, एकता लाता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि कभी लड़ाई ना हो और वो एक कॉमन गोल अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग प्रोसेस और कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर नहीं है,
ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे रिक्वायर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर होता है। जब तक हमारी कंपनी चल रही है तब तक वो रिक्वायर्ड ही होता है। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट सिंक्रोनाइज। ये एक यूनिवर्सल चीज है नेचर, मतलब यूनिवर्सल है ये नेचर में, और इट synchronizes the activities of all the levels as they are interdependent to make। वही हमने अभी पढ़ा था, परवेसिव फंक्शन मतलब हर लेवल पे हर चीज में रिक्वायर्ड है। डेलिबरेट एक्टिविटी, डेलिबरेट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, वो अपने आप एस्टैब्लिश नहीं की जाती, रादर ये कॉन्शियस एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। डेलिबरेट मतलब कॉपरेशन, कॉपरेशन क्या है, एक वॉलंटरी एफर्ट है हर एम्प्लॉय का ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।